Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम ऑस्की के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम आज डिस्कशन करेंगे सारे क्वेश्चंस का जो कमेंट्स में सारे पूछते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सबका आंसर प्रॉपरली हो जाए। फिर भी अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन बचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कोई लाइक कमेंट करता है बिना वीडियो देखे, वही चीज़ कमेंट कर देता है जो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी होती है। आई नो हमारे अंदर पेशेंस बड़ा कम है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि शॉर्टली समराइज करके वीडियो को बनाऊँ, कम से कम मिनट्स की हो, ताकि बंदे का पेशेंस ख़त्म ना हो, देखते देखते बोरिंग ना हो जाए। बट कभी कभी जब हमें नॉलेज चाहिए होती है प्रॉपरली तो थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ता है। थोड़ी बहुत आप वीडियो अगर देखोगे तो वैसे मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, जैसे मैं दूसरे आपकी जगह खुद को रख के देखती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ समझनी होती तो मैं कैसे किस वे में ज़्यादा अच्छे से कन्वे करना बेटर होगा। तो मैं उस पर्पज़ से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ पूरी देखा करो। एंड ऑस्की से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। पिछली साल भी आए थे जब मैं नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, फिर बीच में बंद हो गया। फिर जब मैंने दोबारा बनाना स्टार्ट किया तो उससे रिलेटेड कमेंट्स आए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा पूरा प्रोसेस हो गया था यूके आने का, तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उसकी एक्चुअल में होता कैसे। एक फियर होता है अंदर कि पास कर पाएंगे कि नहीं, एंड कैसे क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो तब मैं बिल्कुल सर्च करती रहती थी। एंड ऐसा मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर शायद थोड़ा बहुत इसके आसपास मेरे को एक्सप्लेनेशन मिली होती तो और ज़्यादा अच्छे से मैं उसको अटेम्प्ट कर सकती थी। विदाउट डूइंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। है कि ऑस्की देना ही क्यों है, ऑस्की का पर्पस क्या है। ऑस्की की फुल फॉर्म ऑब्वियसली सबको पता होगी, सबने इतना सर्च कर रखा है। तो ऑस्की का मेन पर्पस है, जब आप यहाँ पे लैंड होते हो तो आप एज अ बैंड 4 नर्स लैंड होते हो और आपके पास इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको एनएमसी पिन चाहिए होता है, जो पिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यूके में काम करने के लिए। आपको वहाँ ये एनएमसी पिन चाहिए होगा। फिर एनएमसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल लो, आपको ऑस्की क्लियर करना पड़ता है। तो मेन पर्पस ऑस्की क्लियर करने का है, ऑस्की देने का है एनएमसी पिन। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का थोड़ा बहुत तो आपका वेरीफाई हो जाता है सब कुछ इंडिया में। जो एनएमसी के स्टेजेस मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। जो थर्ड स्टेज है वो ऑस्की क्लियर होने के बाद ही ग्रीन होता है, और ऑस्की क्लियर होने के बाद ही आपका पिन आपके पास आएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर का थोड़ा फैंसी वर्ड है, यहाँ पे पिन बोलते हैं। सेकंड चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि ऑस्की की फ़ीस कौन देता है। तो अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ, जो कि मैंने अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, बैंड 4 नर्स बन के आप यहाँ पे लैंड करते हो। जैसे ही आप लैंड करते हो आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपका ऑस्की इस दिन होने वाला है। उसमें सब कुछ होती है डिटेल्स, आपकी लोकेशन, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑस्की दोगे, आपकी टाइम क्या होगी उस टाइम पे, 11 बजे है एग्ज़ाम, 12 बजे है, आपको क्या क्या कैरी करना है वो लिख के आता है, डूज और डोंट्स लिख के आते हैं। प्रॉपरली हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और कब है आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है। तो ये सारा आपके आने से पहले ही डिसाइड कर लेती है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट टीम, और इसकी फ़ीस आपका ट्रस्ट ही देता है। और ये सारा आपको कुछ भी पे नहीं करना, और जब तक आप ऑस्की क्लियर नहीं कर लेते आपकी एज अ बैंड 4 नर्स ही सैलरी आती है, जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ही होता है एज़ कम्पेयर टू बैंड 5। बट क्योंकि अब आपको पिन चाहिए तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अटैम्प्ट कितने होते हैं ऑस्की क्लियर करने के। तो आपके पास 3 अटैम्प्ट होते हैं ऑस्की क्लियर करने के, एंड आप आराम से उसमें ऑस्की क्लियर कर लोगे। कुछ भी जितना आप टेंशन फ्री होके अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दोगे, आपके चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। और बहुत सारे जब आप एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि आपका सेंटर यहाँ पे पड़ा तो आप पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे, और आपके एग्जामिनर पे आपका एग्ज़ाम डिपेंड करता है। तो मैं ये सारी चीज़ें खुद क्लियर कर दूँ, मेरे साथ भी ये सारे र्यूमर्स हुए थे, इससे बड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो कुछ भी ऐसा नहीं। आपका एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप फेल हो, सेंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना ऑस्की सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया था, एंड सेकंड अटैम्प्ट में जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, ताकि ऑक्सफोर्ड बहुत हार्ड एग्ज़ाम लेता है, एंड
एग्जामिनर्स बड़े रूट से होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही एग्ज़ाम क्लियर किया। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ से मैंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि पहले होता था जो एग्ज़ाम वो होता था 6 स्टेशंस होते थे, 6 स्टेशन से वो 8 स्टेशन हुए, अब वो 10 स्टेशन हो गए। तो मैंने 10 स्टेशंस वाला एग्ज़ाम दिया था। तो फर्स्ट स्टेज में मेरे 7 स्टेशंस क्लियर हो गए थे और सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 3 स्टेशंस रह गए थे। तो उसमें भी बहुत सारा लोगों ने एनजाइटी क्रिएट कर दिया आसपास के जो आपके बैचमेट्स होते हैं, कि जो आपका कोहर्ट आता है प्रॉपरली, जिनके साथ आप आते हो, तो कि ऐसा एंड वैसा एंड ऑल दैट र्यूमर। तो फिर उस टाइम पे मेरे पास कुछ इतना सोर्सेज लाइक थे नहीं, बट मैंने कोशिश की कि जो भी मेरे साथ वाले हैं उनसे थोड़ा बहुत पूछूं कि, बट मेरे को यही पता चला एट द एंड कि ये सब र्यूमर्स होते हैं। ना सेंटर मैटर करता है, ना एग्जामिनर मैटर करता है, कुछ मैटर करता है तो वो है आपकी मेहनत। फिर आता है एक क्वेश्चन कि प्रिपरेशन कौन कराता है ऑस्की के लिए। तो ऑस्की की प्रिपरेशन आपका ट्रस्ट करवाता है, एंड मेरे ट्रस्ट में था 2 वीक्स की प्रिपरेशन। तो हमें बेसिकली 10 डेज की प्रिपरेशन काउंट कर लो, क्योंकि 2 वीक्स में 4 दिन तो आपका वीकेंड हो जाता है, सैटरडे संडे। तो बेसिकली हमें 10 डेज थे। कोई ट्रस्ट 3 वीक्स कराता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो 1 मंथ भी कराता है। तो ये ट्रस्ट टू ट्रस्ट डिपेंड करती है कि आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग होनी है ऑस्की के लिए। तो उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, एंड आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो जो ऑस्की में रिक्वायर्ड होती हैं। और पूरा क्राइटेरिया होता है, लाइक हर प्रोसीजर का एक क्राइटेरिया होता है जो हम आगे बात करेंगे। तो आपको वो फॉलो करना है इन ऑर्डर टू क्लियर दैट स्टेशन। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो 10 के 10 स्टेशंस आपको कैसे क्लियर करने हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो आपको थ्रू आउट लाइक बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जो भी एनएमसी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपको कैसे पास होना है। तो आपको ये टेंशन भी नहीं लेनी कि मेरे को सिखाएगा कौन, मेरे को ये कौन करके देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ पूछा करो उसी टाइम पे, और कुछ भी क्यूरीज अगर रह जाती है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। एक ग्रुप बना हुआ होता है, उसमें मेरे ग्रुप में 4 बंदे और थे। तो इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी थी, तो आप बार बार क्वेश्चंस भी पूछते हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इनफैक्ट अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना अपनी लाइक स्किल्स को प्रैक्टिस करते टाइम, तो इट्स फाइन। जितना गलत करके आपको कोई टोक के वहाँ पे रोक देगा, वो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट नहीं करोगे। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लो जब वो लोग आपको सिखा रहे हैं, बजाय ये र्यूमर सुनने के कि इस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, उस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर ऐसा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मिथ्स, जस्ट मिथ्स। कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आपकी सैलरी रुक जाती है, नहीं, फिर मैं सैलरी बोल रही हूँ, आपकी सैलरी नहीं रुकती है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो, आप सेकंड अटैम्प्ट में भी फेल हो जाते हो। ऑब्वियसली 3 अटैम्प्ट है तो कोशिश करना पहले ही क्लियर कर लो। उससे सैलरी आती रहती है, बैंड 4 की सैलरी आती रहती है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से उसकी क्लियर कर लोगे। तो अब डिस्कशन करते हैं, आपका एग्ज़ाम डे है, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जा चुके हो, तो रूम का इन्वायरमेंट कैसा होता है। स्टेशन डिस्कस करने से पहले हम रूम का इन्वायरमेंट डिस्कशन करते हैं कि पूरा एग्जामिनेशन हॉल कैसा होता है। एग्जामिनेशन हॉल होता है तो आप बैठे होते हो पहले एक लॉबी में, आपका एग्जामिनर आता है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, माय नेम इज़ दिस, और आपको लाइक कंफर्म करता है आपकी आइडेंटिटी कि आप ही हो। पासपोर्ट चेक वगैरह सब कुछ हो जाता है जब आप लॉबी में बैठे हुए होते हो, सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं, सब कुछ वेरिफिकेशंस हो जाता है। फिर आपका एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाता है, एंड एक रूम होता है उसमें प्रॉपर वॉल क्लॉक लगी होती है, डमी होता है, प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप जैसा इन्वायरमेंट होता है अंदर, एंड एग्जामिनेशन हॉल होता है। तो थोड़ी एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि ओ गॉड कैसे होगा। फिर आपका एग्जामिनर आपको सारी सराउंडिंग से फैमिलियर कराता है कि ये वॉल क्लॉक है एंड ये डमी है, ये आपका पेशेंट है, लाइक ये पेशेंट बनेगा, एंड पेशेंट के बिहाफ पे आपके एग्जामिनर आपको आंसर कर रहे होते हैं। एंड सारा लाइक कि ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो। पानी की बोतल लेके जा सकते हो आप अंदर, पानी की बोतल मैं लेके गई थी, एंड बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होता है। एंड पेन पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको एग्जामिनेशन रूम के अंदर ही मिलेगा, और आपकी किस्मत है टोटली कौन से स्टेशन आते हैं कौन से नहीं। तो ये भी लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एग्जामिनर के पास एक क्राइटेरिया ज़रूर होता है, वो टिक ऑफ करता रहता है, उसकी साइड देखना ही मत और उधर ध्यान ही मत दो कि क्या टिक कट हो रहा है। एंड रूम में सीसीटीवी ऑलरेडी लगा हुआ होता है,
तो कुछ रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करना। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो बस समझ जाओ कि अगर आप पास भी हो गए हो तो भी फेल हो जाएंगे। एंड जो रूल्स हैं डूज और डोंट्स वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अपने रूल्स को लेके ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड आपको वो फॉलो करने भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ऑस्की में स्टेशंस कौन से होते हैं। तो मैंने क्योंकि 10 स्टेशंस वाला दिया है तो मैं इसीलिए 10 स्टेशंस का डिस्कशन करूंगी। मुझसे पहले जो कोहर्ट्स में आए थे उन किसी ने 6 स्टेशंस का दिया, लकी। किसी ने 8 स्टेशंस का दिया, लकी। एंड मैंने 10 स्टेशंस का दिया है। तो मैं सोच रही थी मेरे ही टाइम पे 10 स्टेशंस क्यों हो गए, बाद में हो जाते, बट एनीवे इट्स फाइन। 10 स्टेशंस में अगर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो एक साइड आएगा ए पाई की फुल फॉर्म है असेसमेंट, आपका फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आपकी प्लानिंग, थर्ड स्टेज आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ स्टेज आपका इवेलुएशन होता है। फिर आप इधर आ जाओगे तो इधर होती हैं क्लिनिकल स्किल्स। क्लिनिकल स्किल्स में आपको IM, IV, फ्लश, रिमूवल ऑफ कैथेटर, MSU, NG ट्यूब इंसर्शन, PP like flow meters and inhaled medications, blood glucose monitoring एंड आपकी जो भी बेसिक्स स्किल है ANTT लाइक जो मैं शॉर्ट समराइज करके बता रही हूँ स्किल्स, ये सारी 1-2 स्किल्स और भी होंगी, मैं ऐड अप करूँगी एंड वो सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। तो API तो आपका कंफर्म्ड है कि ये तो आना ही आना है, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन। क्लिनिकल स्किल्स लाइक इनमें से कुछ भी जो मैंने स्किल्स आपको बताई इनमें से कोई सी भी 6 आ सकती हैं। टोटली आपकी किस्मत है, टोटली आपकी डेस्टिनी है, कुछ भी 6 आ सकती हैं। एंड बाकी कभी कभी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो आप हार्ड से हार्ड भी क्रैक कर सकते हो। तो अगर हम API का डिस्कशन करें तो मैं शॉर्टली इसको डिस्कशन करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस पे पूछना चाहोगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वरना एक ही वीडियो में सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, कोई नहीं देखेगा, सब बोर हो जाएंगे, आई नो। तो अगर मैं शॉर्टली इसको कंसाइसली डिस्कशन करूँ तो असेसमेंट में आप A to E असेसमेंट करते हो प्रॉपर, जो कि आपको ऑलरेडी सिखाया जाता है आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो इसमें मैं बता दूँ इवन इफ आप A to E इतना ईजी समझ रहे होगे कि मैं ये कर लूँगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उस टाइम पे इन्वायरमेंट में आपके हो रही होंगी। कभी कभी आपका पेशेंट ऐसा लाइक प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और लाइट बहुत तेज है, लाइट डिम करो, लाइक दे ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मसाला और ड्रामा सो दैट दे कैन चेक योर क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरा पेशेंट वो लाइक कंफ्यूज सा था एंड कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, दे ऑल्सो लुक एट दैट पॉइंट। तो वो ओवरऑल असेसमेंट होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, असेसमेंट का एक क्राइटेरिया है A to E का कि आप बोले जा रहे हो कैपिलरी रिफिल इज 3 सेकेंड, ही सैचुरेटिंग एट 99%, आई एक्सेप्ट दैट। बोलने के भी तरीके होते हैं कि chest has equal bilateral entry, so I am happy with that, airway is patent and clear as patient is like talking to me। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक ये थ्रू आउट, जब वो आपको सारी चीज़ें ऑस्की में सिखाते हैं तो आप ये सारे सेंटेंसेज एंड ऑल ये सब सीख जाओगे, इसे सुन के कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी चेक होती है। तो असेसमेंट में A to E असेसमेंट हो गया। बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग में आपको 2 NCP बनाने होते हैं। आपका लाइक ऐसे एक पेज होता है, उस पर पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन्ड होता है। आपके असेसमेंट से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा आपका प्लानिंग का। असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन, ये अगर जैसे एक सिनेरियो दिया है आपको कि पेशेंट कंफ्यूज्ड है, वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में आया है एंड उसको ऐसे चोट लगी हुई, तो उससे रिलेटेड ही ये आगे के 3 स्टेशन इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। API इंटरकनेक्टेड होता है प्रॉपर। तो असेसमेंट में जो आपने किया है उससे रिलेटेड ही आपको याद रखना है और आप प्लानिंग में 2 NCP बनाते हो। तो आपके NCP अच्छे होने चाहिए। नर्सिंग केयर प्लान जो हम बनाते थे वो फाइनली कहीं काम आ रहा है और वो है प्लानिंग के स्टेशन में काम आएगा। तो उसमें आपका कुछ भी हो सकता है। आपने वहाँ पे असेसमेंट किया कि पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आप फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बना दोगे। अगर आपने असेसमेंट किया पेशेंट वॉज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 38.2 और समथिंग लाइक दैट, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ
वहाँ पे एनसीपी बना दो कि आप क्या क्या इंटरवेंशंस लोगे, आप वो भी एक्सप्लेन करोगे, आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ जो हम एनसीपी में बेसिक करते थे, हमें वो करना है। आगे बढ़ते अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में मेडिकेशन देने का प्रोसीजर होता है एंड इसमें प्रॉपर एक ट्रॉली काइंड ऑफ होती है, उसमें से निकाल के आपको मेडिकेशन देनी है। और सिर्फ मेडिकेशन ऐसे करके नहीं दिखाना है, आपको प्रॉपर बोलना है आई एम ओपनिंग दिस बॉटल, आई एम टेकिंग 2 टैबलेट्स आउट ऑफ दिस एज दिस इज प्रिस्क्राइब दिस डोज दैट मच, एंड वो पूरे राइट्स बोलने होते हैं। आई कैन सी दैट आई हैव राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट ब्ला 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 स्टफ, जो हमारे राइट्स जो हम बोलते थे। एंड आप बोलोगे एंड कंटिन्यूस आप बोल भी रहे हो वो चीज़, आप स्किल परफॉर्म भी कर रहे हो एंड आपको याद भी रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोलना है। सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग एट वन टाइम, सो दैट्स हाउ। अगर एक आध चीज़ स्लिप आउट हो जाती है तो उसे कैसे टैकल करना है एंड में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मेडिकेशन देने का प्रोसीजर है एंड उसके बाद आता है इवेलुएशन। इवेलुएशन में हम पूरा हैंड ओवर देते हैं असेसमेंट से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक कि असेसमेंट में ये फाइंडिंग्स थी, जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, यू हैव टू हाईलाइट दोज फाइंडिंग्स। आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हो प्रॉपर। And patient has fluid and electrolyte imbalance, so I did this. As I can see, patient was having a temperature of 38.2, तो वो सब आप लाइक करना। और आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है गाइस। मैंने लाइक बोल के ना मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो गई थी, मैं कंटिन्यूस बोल सकती थी ऑस्की की प्रिपरेशन करते टाइम। लाइक एक नॉर्मल जो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड होती है उस स्पीड से आप इंग्लिश बोल रहे होते हो, एंड यू हैव टू स्पीक जेन्युइन पॉइंट्स विच is covering all those criteria, so it is not an easy pill to swallow। तो आप आराम से कर सकते हो बट you need to have a lot of practice। तो उसके बाद इवेलुएशन में आपका हैंड ओवर होता है, बेसिकली आप असेसमेंट से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक का सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो ये तो हो गए आपके एपाई जो डेफिनेट आने ही है, ये तो 4 कन्फर्म्ड स्टेशंस होते हैं। अगर हम बात करें इन स्किल्स की, इन क्लिनिकल स्किल्स में से कोई सी भी 6 स्किल्स आ सकती हैं। तो अब आपको इनको भी प्रिपेयर करके जाना है, आपको देखना है वहाँ पे एक ट्रे लाइक एक ट्रॉली काइंड ऑफ होगी, उसमें लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्किल्स आई है। रिमूवल ऑफ कैथेटर है, आपका MSU है, या फिर आपका ANTT है, या फिर NG है, क्या है ये सारा आप वहाँ पे ना जो डमी रखे होते हैं। अगर हम टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना इन्वायरमेंट एसेस करके चेक मतलब एक मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि ये स्किल्स मैंने करनी है एंड ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट से पता चल जाती हैं। तो इनमें से कोई भी 6 स्किल्स आ सकती हैं एंड यू नीड टू हैव अ लाइक गुड प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल दी 6 स्किल्स। एंड इसका भी एक क्राइटेरिया है कि लाइक जब आप ऑस्की की प्रिपरेशन करोगे आपको पूरा मटेरियल मिलता है, आपको पूरी बुक्स मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि एग्जामिनर क्या क्या पॉइंट असेस करेगा एंड उसमें रेड कलर से इनफैक्ट हाईलाइटेड भी होता है कि ये चीज़ें वो असेस करेगा। तो यू हैव टू लर्न परफेक्ट सेंटेंसेज एंड यू हैव टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग ऑन दीज पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लिनिकल स्किल्स और एपाई दोनों में कवर करनी है। ओवरऑल ऑस्की के अब तो 10 स्टेशंस हो गए, तो यही सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी यही होता है ऑस्की में, और आप आराम से क्लियर कर लोगे। इसमें एज सच लाइक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अब बेसिकली 10 स्टेशंस हैं, 10 के 10 स्टेशंस आपने क्लियर करने हैं। और एक चीज़ और अगर मैं आपको बता दूं, इनकेस आप फेल हो जाते हो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद, आप जब फेल होते हो फॉर एग्जांपल मैंने 7 स्टेशंस क्लियर करे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, 3 स्टेशंस रह गए थे। तो आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी 10 स्टेशंस आए हैं सेकंड अटैम्प्ट में सारे सिमिलर ही होते हैं। तो जो मैं बड़ा पॉजिटिव पर्क होता है और उसकी सेकंड अटैम्प्ट में देने का भी काफ़ी फैमिली, मैं पता नहीं ऐसे क्यों कर रही हूँ, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। तो आप आराम से लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट का जो था आप सेकंड अटैम्प्ट में अपना एनालिसिस करके जा सकते हो कि ठीक है ये सिनेरियो होगा, मेरे को ये बोलना है। तो सेकंड अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप पहले से फैमिलियर होते हो कि यही आने वाला है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना 1000% दे दो ताकि आपके सर में वो टेंशन ही ना रहे। मैं कितनी टेंशन में थी, आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स एंड दैट फेस कि
ओ गॉड अब ये इस दिन एग्जाम है. द एंजाइटी इज रियल गाइज. इन ऑर्डर टू सेटल हेयर डाउन प्रॉपरली आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट. वी हैव टू डेवलप दोज स्किल्स. मैं यही बोलूँगी कि हर स्टेशन का एक डेफिनेट टाइम होता है एंड ए पाई का भी एक डेफिनेट टाइम है. एंड उसके बाद आप अगर क्लिनिकल स्किल्स का भी लो, फॉर एग्जांपल MSU 8 मिनट्स का था. विद इन 8 मिनट्स आपको प्रोसीजर करके दिखाना है. कोई प्रोसीजर ANTT अगर 18 या 16 मिनट्स का है, डेफिनेट नहीं है टाइम. अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा ANTT कितने मिनट्स का है. तो अगर फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का कोई प्रोसीजर है तो आपको कम से कम उसे 12 या 12.5 मिनट्स में प्रैक्टिस करना है. तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में 14 मिनट्स में कर पाओगे. तो हर स्टेशन का एक टाइम होता है. विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स विद प्रॉपर क्राइटेरिया एंड स्पीकिंग ऑल दोज पॉइंट्स दैट नीड टू बी कवर्ड वाइल लाइक यू आर डूइंग ऑल दिस स्किल्स. तो हर स्टेशन का एक डेफिनेट टाइम है. हर स्टेशन को क्लियर करने के थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. क्लिनिकल स्किल्स के ऑलमोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सेम ही है, अगर मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी. एंड API में थोड़ा आप प्रैक्टिस इनहेंस कर सकते हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हो. तो आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द लाइक क्वेश्चंस रिलेटेड टू OSCE. Other than that, that's it. Thank you for watching my video. Even if you have any question, drop in the comments. And thank you for showering so much love on my videos. Honestly मैं 500-600 व्यूज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. But literally everyone is being so nice in my comments. Thank you for that. Thank you for watching my video and please share, subscribe and like. Thank you guys. Bye. See you in the next one. Bye.